बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर आपका 11 है। 14 चैप्टर, एक नया चैप्टर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। आप लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पढ़ चुके हो, फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से भी पढ़ चुके हो। इसी तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर के साथ साथ फंक्शन के साथ साथ आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके भी ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंपाइलर के अंदर पहले से ही कोई फंक्शनैलिटी डिफाइन है, उसके साथ आप उसकी कोई एक नई फंक्शनैलिटी भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, उसको एक नए फीचर के लिए भी क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इनको देख लें। थ्योरी को कहता है द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द एडिशनल मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर। किसी ऑपरेटर के जो पहले से अगर कोई मीनिंग डिफाइन है, उसके अलावा कोई और भी मीनिंग अगर डिफाइन कर दिए जाए तो क्या हो गया, कम से कम लेट्स सपोज एक मीनिंग पहले से डिफाइन था, एक मैंने डिफाइन कर दिया। कितने मीनिंग हो गए? 2 3 4 5। ठीक है, जितने मर्जी। तो आप लोग जो एडिशनल मीनिंग किसी ऑपरेटर की डिफाइन करते हो, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि आपने ऑपरेटर को क्या कर दिया, ओवरलोडिंग। ठीक है, कि पहले भी आपके पास क्या था, इसका कोई ना मकसद था, आप लोग उसे अपने मकसद के लिए भी क्या करना चाह रहे हो, इस्तेमाल करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाएगा। अगर ऑपरेटर के साथ ये अमल किया जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कि ऑपरेटर के पहले से भी कोई मीनिंग थे, आपने भी कोई मीनिंग डिफाइन कर दिया, तो एक ही ऑपरेटर के दो काम हो गए। ठीक है, एडिशनल मीनिंग आपने क्या कर दी, डिफाइन। आगे कहता है इट एनेबल एन ऑपरेटर टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, इससे हमें फायदा ये होगा कि हम डिफरेंट ऑपरेंड के लिहाज से अपने ऑपरेटर के डिफरेंट क्या कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों को अगर पता, आप लोगों ने फंडामेंटल प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, उसमें देखा था कि अगर आप इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हो या रियल टाइप का कोई वेरिएबल लेते हो, इंटीजर हो, आपके पास लॉन्ग फ्लोट हो, ठीक है, डबल हो, लॉन्ग डबल के नाम से हो, जितने भी आप लोगों ने, ठीक है, इंटीजर और के और रियल डाटा टाइप के जितने भी आप लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किए हैं, आप उनके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के क्या कर सकते हो, ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। लेकिन कैरेक्टर के ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते। इट मीन कंपाइलर के अंदर पहले से फंक्शनैलिटी डिफाइन है कि प्लस का ऑपरेशन, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, रिमाइंडर की जो बेसिक आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसके पहले से मीनिंग डिफाइन है कि इंटीजर वैल्यूज के साथ अमल में आते हैं या आपके पास फ्लोटिंग या रियल वैल्यू के साथ क्या होते हैं, अमल में आते हैं या अपना ऑपरेशन क्या करते हैं, परफॉर्म। तो ऑलरेडी इसके मीनिंग डिफाइन है, ये इंटीजर और रियल के साथ ही वर्क करते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या चाह रहे हो कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पे बेसिक कांसेप्ट, हमारा जो बेसिक डीलिंग है वो ऑब्जेक्ट के साथ है। तो आप ऑब्जेक्ट के साथ भी क्या करना चाहते हो, इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हो, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर इस तरह के जो ऑपरेटर हैं वो आपके पास ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क नहीं करेंगे। आप दो ऑब्जेक्ट को लेकर उनको सम नहीं कर सकते, दो ऑब्जेक्ट को माइनस नहीं कर सकते। हाँ, वो ऑब्जेक्ट की बजाय सिंपल वेरिएबल हो और इंटीजर टाइप के या फ्लोट के, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके ऑब्जेक्टों को भी आप लोग ऐड करो और उसके अंदर जो वेरिएबल मौजूद है वो भी आप ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, खुद ऐड करो। आप ऑब्जेक्ट को ऐड और उसके वेरिएबल वगैरह क्या होते हैं ऐड, तो आपको इनके मीनिंग जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे। आपको कंपाइलर को इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, उसी काम के लिए आप लोग क्या करते हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कांसेप्ट का सहारा लेते हो। ठीक है, कहता है इट आल्सो एनेबल द ऑपरेटर टू प्रोसेस द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इसके जरिए हम लोग अपनी बनाई डाटा टाइप को भी क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं। कि मैं अपनी कोई एक नई डाटा टाइप बना लूं और मैं चाहता हूं उसके ऊपर भी ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म हो। ठीक है, ये वाले ऑपरेशन अपना एक्शन परफॉर्म करें, तो मैं ये कांसेप्ट को यूज करते हुए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कांसेप्ट को यूज करते हुए ये काम करवा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि बिल्ट इन काम नहीं है, इसलिए आपको खुद से कंपाइलर को बताना पड़ेगा, फिर ही कंपाइलर इन कामों को करेगा। आगे कहता है the an operator can be overloaded by the declaring a special member function। अब आपको ओवरलोडिंग करने के लिए करना क्या पड़ेगा, बेसिकली एक फंक्शन बनाना है, लेकिन एक सिंपल फंक्शन नहीं बनाना, आपको एक स्पेशल फंक्शन बनाना है। वो स्पेशल फंक्शन के अंदर क्या चेंजिंग आएगी, वो चेंजिंग ये है कि इन द क्लास यूजिंग द ऑपरेटर कीवर्ड, आपको ऑपरेटर कीवर्ड को इस्तेमाल करना होगा। किसको इस्तेमाल करना होगा, ऑपरेटर नाम के कीवर्ड को इस्तेमाल करना होगा विद द ऑपरेटर सिंबल। ठीक है, अपने फंक्शन के अंदर ऑपरेटर का कीवर्ड भी लिखना है और अपने उस ऑपरेटर
जिसे आप लोग क्या करना चाह रहे हो, ओवरलोड करना चाह रहे हो, उसका सिंबल भी लिखना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, ओवरलोड हो जाएंगे। आए इसको देखते हैं थोड़ा सा, सिंटैक्स क्या होगा इसका। नॉर्मली फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हो, फिर फंक्शन का नाम लिखते हो, फिर पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट से बोलते हो, उसके अंदर उसके पैरामीटर लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास ये मेन है कि पहले आपने रिटर्न टाइप लिखी, फिर नाम लिखते हो, फिर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर, नीचे उसकी बॉडी बना देते हो। ये नॉर्मल फंक्शन है ना, ठीक है। ये आप लोगों के ओवरलोडिंग करने के कांसेप्ट के लिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कांसेप्ट के लिए इस फंक्शन के अंदर थोड़ी चेंजिंग आएगी। चेंजिंग क्या आएगी कि सब रिटर्न टाइप तो लिखोगे सबसे पहले, आगे जाके आपने नाम नहीं लिखना, स्पेस के बाद कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड क्या है, ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर ही आया करेगा वहां पर, ठीक है। इंग्लिश में OPERATOR जो भी आपके पास ये है, ठीक है, एग्जैक्टली ये वाला वर्ड वहां पे लिखा करोगे। स्पेस दोगे, उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल डालोगे, ऑपकोड अपना लिखोगे, ठीक है। आपने बेसिकली ऑपकोड तो नहीं है, आपने यहाँ पे क्या करना होता है, ऑपरेटर का सिंबल डालना होता है और आगे पैरेंथेसिस। तो फंक्शन के अंदर ये थोड़ी सी चेंजिंग आई कि रिटर्न टाइप के बाद जो नाम लिखते थे, अब नाम लिखने की बजाय पर्टिकुलरली सबसे पहले लफ्ज ऑपरेटर लिखोगे, फिर स्पेस देके अपना वो सिंबल लिखोगे, ठीक है। और फिर नीचे उसकी क्या करोगे, फंक्शनैलिटी डिफाइन करोगे। ये तो सारा सिंटैक्स, साथ ही इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, क्लास का नाम टेस्ट रख दिया, ठीक है। हम चेक करने लगे हैं, उसका एक प्राइवेट वाला पार्ट, एक पब्लिक। प्राइवेट वाले पार्ट में एक वेरिएबल लिया n नाम का, और उसके अंदर क्या स्टोर करवा दिया 10। तो यानी कि जब ये लाइन चलेगी, रैम के अंदर n नाम का वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 10। आगे पब्लिक वाले में पार्ट में मैंने क्या किया, ये देखें, एक सिंपल फंक्शन भी नहीं लिखा, ना कंस्ट्रक्टर लिखा है, ना डिस्ट्रक्टर लिखा है, ना ही मैंने कोई स्टैटिक फंक्शन लिखा है यहाँ पे, ना ही सिंपल फंक्शन लिखा है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला फंक्शन लिखा है। कैसे पता चल रहा है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ये कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर नहीं है, या सिंपल फंक्शन या स्टैटिक फंक्शन नहीं है, इसके ये हेड वाले पार्ट से, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप है, स्पेस, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटर, स्पेस के बाद क्या लिखा हुआ है, सिंबल। इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर मैंने यूज कर लिया, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ के आए थे, जिनको आप लोगों ने फंडामेंटल में कहा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डबल प्लस से और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डबल माइनस से शो करते हो। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ऑलरेडी मीनिंग है, ये इंटीजर वेरिएबल के अंदर क्या करता है, जो वैल्यू पहले से स्टोर है उसके अंदर एक बढ़ा देता है। इंटीजर के साथ तो ये वर्क करता है, फ्लोट के साथ तो वर्क करवा सकते हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के साथ वर्क नहीं करता। तो हम लोग क्या करने लगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए इसकी मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं। और मीनिंग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जब ये फंक्शन चले, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है, डायरेक्ट वेरिएबल नहीं, आप लोगों ने डील करना है ऑब्जेक्ट के साथ। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, कोई वेरिएबल वगैरह होंगे, आप उसकी वैल्यू को क्या करना चाह रहे हो, जो भी उसकी मौजूदा वैल्यू से एक बढ़ाकर उसी के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्या किया, फंक्शन लिखा। अब ये वर्क कैसे करेगा उसे भी देखते हैं। सबसे पहले क्लास खत्म की, मेन का फंक्शन स्टार्ट किया, आपने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका नाम हमने क्या रख दिया, ओ, ठीक है। और उस ओ के साथ, ओ एक इंटीजर वेरिएबल नहीं है, ना ही ये कोई रियल टाइप का वेरिएबल है कि इसके साथ डबल प्लस लिखो स्टार्ट में, प्री या पोस्ट फॉर्म में, और वो वर्क करे। ऐसा अगर आप लोगों ने ये कोड नहीं लिखा होगा और ये लाइन लिखते हो डबल प्लस 0, तो आपके पास एरर आ जाएगा। उन्हें कहना भाई रिटर्न टाइप नहीं समझ आती भी, उन्हें कहना भाई ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इंटीजर यहाँ पे रियल वेरिएबल नहीं है जिसके अंदर मैं क्या करूं, इंक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करवा दूं, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, जब जैसे ये लाइन चली, ठीक है, जैसे ये लाइन चली, आपके पास क्या होगा, ओ नाम का रैम के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और ये ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली टेस्ट को। साथ ही साथ हमने पढ़ा हुआ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपकी क्लास का प्राइवेट वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट होता है, यानी कि आपके पास इस ओ के अंदर n नाम का वेरिएबल बनकर इसमें 10 भी स्टोर हो जाएगा। और इसके पब्लिक में अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह भी हो तो वो भी क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे फिलहाल कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसलिए आपके पास कंपाइलर वापस आ गया, अगली लाइन को चलाएगा। अगली लाइन पे क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस 0, ठीक है, इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है, लेकिन किसके साथ लिखा हुआ है, ओ के साथ। ओ क्या था, आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ इंक्रीमेंट का ऑपरेटर वर्क नहीं करता, लेकिन चूंकि आप लोग यहाँ पे क्या करके आए हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कांसेप्ट यूज करके आए हो, आपने इसकी एडिशनल मीनिंग डिफाइन कर दी है कि अगर आपके पास क्या हो, टेस्ट का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ठीक है, और उसके अंदर ऑपरेटर यूज किया जाए प्लस प्लस, तो क्या करे,
इस टेस्ट नाम के जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस टेस्ट का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर मौजूद n नाम के वेरिएबल के अंदर क्या कर दो, आप एक वैल्यू को बढ़ा दो। समझ आ रही है कि क्या होगा? जब प्लस प्लस 0 लिखा तो जैसे ही लाइन चली कंपाइलर आएगा इस कोड के पास, ठीक है, क्लास के, और चेक करेगा क्योंकि वो टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसलिए टेस्ट में आया, इसके पास आएगा और चेक करेगा क्या डबल प्लस नाम का कोई फंक्शन बना हुआ है, क्या कोई इसकी एडिशनल मीनिंग डिफाइन है। तो इसकी बॉडी में आया, पब्लिक वाले पार्ट में देखा तो हाँ भाई प्लस प्लस के एक मीनिंग डिफाइन हुए हैं, और मीनिंग क्या डिफाइन है कि टेस्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, और उसके साथ ऑपरेटर लिखा जाएगा, कौन सा? ये वाला। जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके साथ ये सिंबल लिखे, तो उसको करना क्या है, कंपाइलर को करना क्या है? तो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद ये जो n वेरिएबल है इसकी एक वैल्यू को बढ़ा देगा और उसमें क्या कर देगा, स्टोर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे ये लाइन चलनी है अपने पास आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आपका जो वेरिएबल है उसकी मौजूदा वैल्यू को एक बढ़ाएगा और उसी में क्या कर देगा, स्टोर। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, 11। फर्क क्या पड़ा कि ये ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उसके वेरिएबल के अंदर वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डायरेक्ट आपने इसे किसी इंटीजर वेरिएबल के साथ नहीं लिखा। एक्चुअल में अगर आप लोग सिंपली यहां पे इंट लिख दो, i लिख दो और उसमें 5 रख दो और प्लस प्लस i लिखो, तो फिर तो कंपाइलर कोई मसला देगा नहीं, उसे ऑलरेडी कौन सा इंटीजर और आपके रियल डाटा टाइप के वेरिएबल के साथ प्लस प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म कराना आता है। लेकिन जब आपने ये लिखा है तो वो एरर दे देगा अगर आपने कोड नहीं लिखा होगा। आपने इस क्लास के अंदर ये कोड नहीं लिखा होगा तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अगर गलती से भी आपने ये वाले सिंबल लिख दिए तो एरर दे देगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर इस वक्त ये ऑपरेटर डिफाइन है। तो इसलिए जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑपरेटर लिखोगे आपके पास, वो क्या करेगा, इसके पास जाएगा और इसके अंदर लिखे हुए फंक्शनैलिटी देखेगा। फंक्शनैलिटी क्या है, टेस्ट के अंदर मौजूद n नाम के वेरिएबल की वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगा, जैसे ये लाइन चलेगी टेस्ट के अंदर जाएगा और उसके लोकल वेरिएबल के अंदर क्या करेगा, एक वैल्यू बढ़ाकर वापस आ जाएगा, एग्जीक्यूशन वापस आएगी, अगली लाइन चलेगी, प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, याद रहे, मैं 5वीं बार रिपीट कर रहा हूं कि इस लाइन से फर्क ये पड़ा। आप लोगों को बाहर देखने को लग रहा सर ये और ये कोड सेम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंटीजर और रियल के साथ वर्क करता है। यहां पे आपने उसे ऑब्जेक्ट के साथ लिखा है, ऑब्जेक्ट के साथ वर्क नहीं करेगा। तो आपने ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करने के लिए क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले ही इसकी मीनिंग डिफाइन करा है, तो जब इस ऑब्जेक्ट के साथ ये लिखा जाएगा वो इस वाले कोड को जाके चलाएगा और होगा क्या कि ओ के अंदर मौजूद n नाम के वेरिएबल की क्या करेगा, एक मौजूदा वैल्यू बढ़ाएगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, ये आज का काम इतना ही था। ठीक है, आपके ओवरलोडिंग के कांसेप्ट के लिए। ठीक है, आए आगे जाके जो है इसके मजीद कोई एक आधे ऑपरेटर को लेकर हम लोग क्या करते हैं, इसकी वर्किंग चेक करते हैं। ओवरलोडिंग विद यूनिटरी ऑपरेटर्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। बाइनरी ऑपरेटर के साथ भी एग्जैक्टली एज इट इज है। ठीक है, हमने पहले भी प्रैक्टिस की थी लास्ट लेक्चर में भी। ठीक है, आप मजीद एक बार आज भी इसे रिपीट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है टॉपिक आप लोग सेल्फली रीड भी कीजिएगा। बाइनरी ऑपरेटर के साथ वाला भी एग्जैक्टली सारा फिनोमेना, सारी वर्किंग इसी तरह से है, बस आपके पास ऑपरेटर्स चेंज हो जाएंगे। यूनिटरी के बजाय कौन से आ जाएंगे, बाइनरी वाले आ जाएंगे। वर्किंग उसी तरह से लिखने का, कोड उसी तरह का। ठीक है, सारा का सारा कांसेप्ट वही है। ठीक है, तो बेसिकली आज चैप्टर नंबर 14 को हम लोग वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओवरलोडिंग विद द यूनिटरी ऑपरेटर है। ठीक है, कहता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, बेसिकली यहां पे पहले डिफाइन कर रहा है यूनिटरी ऑपरेटर को। से पता है ना आपको, दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक होते हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स, एक होते हैं आपके पास बाइनरी। ऐसे ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं, एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट के साथ लिखे जा सके, ऐसे ऑपरेटर्स को आप लोग क्या कहते हो, यूनिटरी कहते हो। जबकि बाइनरी क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर जिनको लिखने के लिए कम से कम आपको दो, ज्यादा से ज्यादा भी दो, कम से कम भी आपको दो ऑपरेंड की जरूरत होती है। ऑपरेंड से मुराद क्या है, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, या पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसे ऑपरेटर जो कम से कम दो ऑपरेंड के साथ आते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a प्लस b, तो a और b क्या है, दो ऑपरेंड, और प्लस आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख दूं, मल्टीप्लाई लिख दूं, डिवाइड लिखूं। जबकि यूनिटी क्या होगा, +2 लिखा हुआ है। प्लस एक यूनिटरी ऑपरेटर भी है, प्लस आपके पास एक बाइनरी ऑपरेटर भी है। मैथ में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जबकि मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा नहीं होता, वो पर्टिकुलरली आपके पास कौन से होते हैं,
ज्यादातर आपके पास खासतौर पर अगर मैं बात करूं डिवीजन के ऑपरेटर की तो बाइनरी है, तो ऊपर भी कोई वैल्यू रखनी पड़ती है, नीचे भी कोई रखते हो, वो दोनों फिर आपस में क्या होती है डिवाइड, यूनिटरी ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल यूनिटरी और बाइनरी की छोटी सी डेफिनेशन थी, याद रखना है कि एक ऑपरेटर के साथ अगर एक ऑपरेंड आता है तो वो यूनिटरी आपके पास ऑपरेटर कहलाएगा। अगर एक ऑपरेटर को लिखने के लिए कम से कम दो ऑपरेंड की जरूरत है तो आपके पास क्या कहलाते हैं, बाइनरी कहलाते हैं, ठीक है। तो यही वो डेफिनेशन लिखी है, कहता है अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद अ सिंगल ऑपरेंड, ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ वर्क कर सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर कहते हैं। ये तो यूनिटरी ऑपरेटर की डेफिनेशन होगी। साथ में कहता है यूनिटरी ऑपरेटर कैन आल्सो बी ओवरलोडेड टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर। अब ओवरलोडिंग करनी क्यों है, ये वहां पे करनी रिक्वायर्ड होती है, जरूरी नहीं कि लाजमी तौर पे ओवरलोडिंग करनी है, ये वहां पे करनी रिक्वायर्ड होती है जहां पे आपको लगे कि यार इसके एडिशनल मीनिंग भी होने चाहिए, या इसको मैं ना इंटीजर्स और आपके पास फ्लोटिंग वेरिएबल के अलावा मैं इसको ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज करना चाहते हैं ऑपरेटर को, तो आपको उस ऑपरेटर को एडिशनल मीनिंग देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको फिर ओवरलोडिंग का कांसेप्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिटरी ऑपरेटर कौन कौन से, जो C++ में वो कौन कौन से ऑपरेटर है जिनको हम लोग यूनिटरी कह सकते हैं। ये आपके पास गिवन है, प्लस का, माइनस का, स्टेरिक है, इसके लिए नेशन नॉट का ऑपरेटर जिसे कहते हो, ठीक है। टाइल्ड का है, उसके बाद एम्परसेंड जिसे एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हो, आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्री और पोस्ट दोनों के लिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है प्री और पोस्ट दोनों के लिए, पैरेंथेसिस के एडिशनल मीनिंग भी डिफाइन कर सकते हो, पॉइंटर सिंबल के लिए भी न्यू और डिलीट, ये सारे वो आपके पास क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जिन्हें आप लोग ओवरलोडिंग के लिए क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा आप लोगों ने C++ में कोई भी और ऑपरेटर को ओवरलोडिंग के कांसेप्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आया दोबारा से वर्किंग इसकी जो सी है चेक कर लेते हैं ओवरलोडिंग की, ठीक है। एक छोटा सा नया इसमें कांसेप्ट ऐड कर रहा हूं। लास्ट टाइम जो आपने ओवरलोडिंग की एग्जांपल पढ़ी थी उसमें हमने रिटर्न टाइप वॉइड रखी थी, ठीक है, यानी कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता था, ठीक है। आज जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर रिटर्न टाइप को लेके भी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं ये एग्जांपल डिस्कस करना चाह रहा था कि आपको अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कांसेप्ट के अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा के कोई वैल्यू रिटर्न भी करानी है तो किस तरह से करानी है, ठीक है। जो एग्जांपल आपके पास ली है इसमें तीन कांसेप्ट को मद्देनजर रखा है, ठीक है। नॉर्मली प्लस माइनस ये सारे तो आपके पास सिंगल सिंगल है, लेकिन ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो हैं जो आपके पास फर्दर प्री और पोस्ट के कांसेप्ट के लिए यूज होते हैं। तो आखिर आपने प्री वाले कांसेप्ट को किस तरह से अलग करना है, पोस्ट के कांसेप्ट को किस तरह से अलग करना है, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एग्जांपल ली है। इस एग्जांपल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्री आपके पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी एडिशनल मीनिंग देंगे, पोस्ट फिक्स आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसको भी एडिशनल मीनिंग देंगे। साथ ही साथ एग्जांपल के जरिए हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ओवरलोडिंग के फंक्शन के अंदर से कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं तो वो रिटर्न भी किस तरह से कराएंगे, ठीक है। मूव करते हैं आगे। प्रोग्राम लिया, स्टार्ट किया, आपके पास दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एज यूजुअल, ठीक है। उसके अंदर आपके पास इनपुट आउटपुट stream.h और कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है, यानी कि कौन है .h, हेडर फाइल लिखी, क्लास बनाई, ठीक है। क्लास का ये वाला कोड वो है जो आप लोगों को अमूमन सारा ही आता है, ठीक है। क्लास का नाम काउंट रखा, प्राइवेट वाले पार्ट के अंदर एक आपने डाटा मेंबर यानी कि वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर टाइप का, और पब्लिक के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया, क्लास ही के नाम का एक फंक्शन लिखा है। इसकी रिटर्न टाइप नहीं है, नाम वही है जो क्लास का नाम है, इसका मतलब है ये वाला फंक्शन आपके पास पर्टिकुलरली क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पढ़ा था नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आपने जो डाटा मेंबर यानी कि वेरिएबल्स होते हैं उसे इनिशियलाइज क्या करते हो, तो मैंने इस वेरिएबल को अपने पास क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर दिया। ये भी आपका पुराना ओल्ड कांसेप्ट है। उसके बाद एक सिंपल फंक्शन भी बनाया, एक ऐसा फंक्शन जिसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो भी सिंपल फंक्शन भी। सिंपल फंक्शन में क्या किया, नाम शो रखा और इस वेरिएबल n को हमने क्या किया, डिस्प्ले। पहले स्ट्रिंग लिखी है डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है, n इक्वल टू ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इंसर्शन के आगे क्या लगाया हुआ है, n, ये आपके पास क्या करेगा, n की वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा, और आगे कमांड लगाइए एंड l जो आपका कर्सर उठाकर न्यू लाइन के स्टार्ट पे लेके आएगा, ठीक है। तो यहां तक आपके पास सिंपल कोड था। आगे हम लोग चलते हैं, आगे आपके पास क्या है, हमने ओवरलोडिंग की। यहां तक तो आपके पास क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर आ गया और एक सिंपल फंक्शन आ गया क्लास के अंदर। यहां पे हमने क्या किया हुआ है, आपके पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग के दो फंक्शन लिखे हैं। कैसे पता चल रहा है ये सिंपल फंक्शन नहीं है या कंस्ट्रक्टर नहीं है, इनके हेडर वाले पार्ट से, हेड वाले पार्ट में हमने क्या किया, पहले तो रिटर्न टाइप लिखी है,
जो कि बिल्कुल क्लास के नाम ही है, यानी कि ये आपके पास फंक्शन चलने के बाद आपके क्लास के ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कराएगा। ठीक है, क्लास का नाम काउंट है ना, तो काउंट ही रिटर्न टाइप में काउंट ही लिखे, इसका मतलब है क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहा है, ये भी क्लास के ऑब्जेक्ट को। आगे नाम होने की बजाय क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली कीवर्ड ऑपरेटर। तो हमने पढ़ा था अगर आपके हेड वाले पार्ट में, ठीक है, रिटर्न टाइप के बाद ऑपरेटर का कीवर्ड आ जाए और आगे ऑपरेटर का सिंबल हो, तो वो सिंपल फंक्शन नहीं रहता, वो आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला क्या हो जाता है, फंक्शन कहलाता है। तो ये भी आपके पास क्या ओवरलोडिंग है, ये भी आपके पास क्या है, ओवरलोडिंग है। ठीक है, ये भी कौन सा इंक्रीमेंट वाला है, ये भी कौन सा इंक्रीमेंट वाला है। दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है, इसका पैरामीटर वाला पार्ट खाली है, इसके पैरामीटर वाले पार्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर पैरामीटर वाला पार्ट खाली रखोगे तो ये आपके पास पोस्ट के लिए, पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए वर्क करेगा। अगर प्री इंक्रीमेंट को आप एडिशनल मीनिंग देना चाहते हो तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, C++ में पैरामीटर वाले पार्ट में इंट लिख देते हैं। तो ये फिर किसके लिए वर्क करता है, ये इंक्रीमेंट पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए नहीं, प्री के लिए, सॉरी दोनों का नाम आपके पास, ठीक है, ऑपरेटर, इसका भी ऑपरेटर, ये भी इंक्रीमेंट, ये भी इंक्रीमेंट। दोनों में फर्क क्या है कि ये आपके पास क्या करेगा, आपके पास इसका हमने पैरामीटर वाला पार्ट खाली रखा हुआ है, इसके पैरामीटर वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली आपके पास प्री के लिए वर्क करेगा, ये वाली एग्जांपल हमने पहले भी देखी है। और ये पर्टिकुलरली आपके पास किसके लिए वर्क करेगा, पोस्ट के लिए। याद रहे प्री और पोस्ट के C+ और यहाँ C के कंपाइलर में पहले से डिफाइन मीनिंग है। प्री और पोस्ट को इंक्रीमेंट को ऑपरेटर ऑलरेडी आपके इंटीजर और रियल डाटा टाइप के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उनको ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ताकि वो ऑब्जेक्ट के साथ भी क्या करें, वर्क करें। इंटीजर वेरिएबल्स के लिए वर्क करते हैं, रियल के लिए वर्क करते हैं। अब हम लोग उसको ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज करना चाह रहे हैं, इसलिए उसका एडिशनल मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं, उसको क्लास के अंदर लिख रहे हैं, ताकि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बने, उसके साथ भी इंक्रीमेंट के ऑपरेटर क्या हो, वर्क करें। ठीक है, दोनों आपके प्री वाला भी और पोस्ट वाला भी, प्री और पोस्ट किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं आप। ठीक है, दोनों का कोड सेम है। दोनों के अंदर हमने क्या किया, पहले तो एक क्लास ही के टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम टेम्प रखा। फिर हमने क्लास के अंदर मौजूद जो वेरिएबल n था उसकी मौजूदा वैल्यू एक बढ़ाकर इसी में स्टोर करवाई। ठीक है, तो आपके इस वेरिएबल n की जो भी वैल्यू होगी एक बढ़ जाएगी, जो नई वैल्यू आई उसे इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के n के अंदर क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया, और इसी टेम्परेरी वे आपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया। सेम कोड यहाँ पे भी है, एग्जैक्टली वही। ठीक है, कि आपने पहले क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि रिटर्न करवाना था ना, रिटर्न कराने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराया तो आपके ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, काउंट। काउंट क्या आपकी क्लास का नाम, तो आपको यहाँ पे क्लास को ही रिटर्न करवाना है, क्लास के ऑब्जेक्ट को, इसीलिए क्लास टाइप पे हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न में मांगा हुआ है, इसलिए पहले क्लास के टाइप का आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया और उससे एंड पे क्या कर दिया, रिटर्न। याद रखना है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा आएगी तो आपके फंक्शन के अंदर रिटर्न का कीवर्ड लाजमी आता है। अगर रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड है ना, तो एंड पे रिटर्न नहीं आ रहा, यहाँ पे वॉइड है तो आपके पास रिटर्न नहीं आ रहा। ठीक है, जब भी रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कोई लिखते हो तो अंदर रिटर्न का कीवर्ड लाजमी आया करता है, और उस रिटर्न के कीवर्ड के आगे वही लिखना है जो आपने रिटर्न में मांगा हुआ। रिटर्न में काउंट मांगा है, काउंट टाइप का ऑब्जेक्ट मांगा है, तो देखो हमने यहाँ पे काउंट टाइप के टेम्प को ही हमने क्या किया हुआ है, रिटर्न करवाया। यहाँ भी काउंट टाइप का आपने क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट मांगा है, तो इसके आगे भी हमने काउंट टाइप का ऑब्जेक्ट यानी कि टेम्प को लिखा हुआ है जो हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे होगी। ठीक है, कंपाइलर आपके पास क्या करेगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चलाने के बाद इस क्लास को रीड करेगा, डायरेक्ट आ जाएगा मेन में आके सबसे पहली लाइन चलाएगा ये। जैसे आपके पास ये लाइन चली, आपके पास मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, x, और ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, काउंट क्लास को। ठीक है, काउंट के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस क्लास के। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये क्लास में जो कुछ है वो सारा कुछ किसको मिल गया, x को, क्योंकि x काउंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसी का बेटा है या उसी की एक इमेज है, उसी का एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसी का आपका मिरर है। ठीक है, तो जो कुछ काउंट के पास है वो सारा कुछ क्या आ जाएगा, x के पास भी आ जाएगा, जैसे ये लाइन चलेगी। एक चीज, दूसरा कांसेप्ट क्या पढ़ा हुआ है, जब आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपकी क्लास में जो प्राइवेट वाले पार्ट में लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है।
तो जैसे ही आपके पास ये लाइन चलनी है, साथ ही साथ क्या होना है, इसके प्राइवेट वाले पार्ट में n लिखा हुआ है, x के अंदर वो n आपके पास क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ आपने ये पढ़ा था कि पब्लिक के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर होगा वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये कंस्ट्रक्टर वाली लाइन भी क्या हो जाएगी, आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इसमें क्या किया हुआ है, आपने इस वेरिएबल को 0 इनिशियलाइज कर दिया है, तो आपके पास इस x के अंदर क्या हो जाएगा, 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे ये लाइन चली तो प्राइवेट और पब्लिक के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गए। होने के बाद जैसे ही ब्रैकेट खत्म, कंट्रोल रिटर्न होकर इधर ही। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, x डॉट शो। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट को। तो बेसिकली आपने क्या किया है, काउंट के शो वाले फंक्शन को कॉल किया है। काउंट का शो वाला फंक्शन ये है, ये फंक्शन चलेगा। इसके अंदर आओ तो क्या लिखा हुआ है, सी आउट की लाइन। सी आउट में जो कुछ लिखा होता है डबल कोटेशन में वो एज इट इज डिस्प्ले होता है। तो पहले इंसर्शन के बाद है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो कुछ है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है n इक्वल, तो आपके पास स्क्रीन पे तो सबसे पहली चीज लिखी नजर आएगी, वो क्या होगा, n इक्वल। उसके बाद इंसर्शन के बाद है n, ये सिंपली n आपके पास लिखा हुआ है, ये सिंपली आपके पास n लिखा हुआ है और यहां पे डबल कोटेशन नहीं है। तो कंपाइलर इससे वेरिएबल जानेगा, स्ट्रिंग नहीं वेरिएबल। तो वेरिएबल को क्या करेगा, इसकी वैल्यू रैम के अंदर से लेकर आकर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा। तो आपके पास वेरिएबल n में क्या पड़ा हुआ, 0, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करा देगा, 0। नेक्स्ट फिर एक और इंसर्शन है, उसके बाद करेगी कमांड एंडल। एंडल क्या करता है, कर्सर जहां पे ब्लिंक कर रहा होता है उसे उस पोजीशन से उठाता है और नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। इट मीन अब जो भी चीज लिखी जाएगी वो अगली लाइन पे लिखी जाएगी, ठीक है। लाइन खत्म, आपके पास बॉडी भी खत्म, कंट्रोल रिटर्न होके वापस अगली लाइन आपके पास क्या होगी, एग्जीक्यूट। तो आपने ऑब्जेक्ट के साथ, ना तो इंटीजर वेरिएबल है ये, ना तो आपके पास, ना तो ये इंटीजर था, ना ये रियल टाइप का कोई वेरिएबल है। ये क्या है, x एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x के साथ आपने जो प्लस प्लस लिखा हुआ है, x से पहले तो आपने, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है। अगर तो आप लोगों ने इसकी मीनिंग ना डिफाइन की हो तो एरर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, कंपाइलर x क्या है, काउंट क्लास क्या है, कंपाइलर इस लाइन को पढ़ते ही काउंट क्लास में जाएगा और चेक करेगा कि आपके पास प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर डिफाइंड है, तो ये हमारे पास प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिफाइन पड़ा हुआ है, इसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये ना होता तो इस लाइन पे वापस आके उसने क्या करना था, एरर दे देना। एरर क्या देना था कि भाई ये एक ना तो इंटीजर वेरिएबल है, ना तो कोई आपके पास ये रियल टाइप का वेरिएबल है, इसलिए आपने जो ऑपरेटर लिखा है, ये ऑपरेशन लिखा है, ये जो एक्सप्रेशन बनाया ये गलत है। तो क्योंकि आपने क्या किया, x के अंदर, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मीनिंग डिफाइन की है मैं प्री वाले के, तो आपके पास ये वाला कोड चलेगा। और चलेगा तो क्या होगा, सबसे पहले आपके पास इस क्लास के अंदर आएगा, ये लाइन चलेगी, तो आपके पास क्या होगा, रैम के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका नाम क्या होगा, टेम्प। ये टेम्प भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट को। अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, n की जो भी मौजूदा वैल्यू है उसमें एक इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब किसके n के अंदर, टेम्प के या इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बनता है ना कि सर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जारी बात है इसके अंदर भी आपके पास क्या होगा, आपके पास, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तो इसके लिए भी क्या होगा, दोबारा से काउंट का कोड चलेगा, उसके अंदर भी टेम्प के अंदर भी n क्रिएट हो जाएगा और टेम्प के n के अंदर भी क्या आ जाएगा, बेसिकली 0 आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्योंकि क्रिएट हुआ है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्लास को कॉल किया गया किसके लिए, x के लिए, तो यहां पे जब n+1 लिखा होगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, x के अंदर मौजूद n को उठा के लाएगा और उसकी मौजूदा वैल्यू में एक बढ़ाएगा। इनकी x के अंदर n का मौजूदा, उसकी मौजूदा वैल्यू क्या, 0, तो 0 के अंदर एक ऐड किया, आंसर क्या आ गया, 0+1, आंसर आ गया 1। उस 1 को किसमें फेंकेगा, इस n में, ठीक है। और ये किस n में जाके स्टोर होगा, x वाले, क्योंकि x के लिए कॉल किया ना आपने, इसलिए x वाले n में जाके स्टोर होगा। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, temp.n, कि टेम्प के n के अंदर वो वैल्यू, तो जो n की वैल्यू है, इस n की वैल्यू आपके टेम्प के n में जाके स्टोर हो जाएगी और टेम्प के n में भी क्या आ जाएगा आपके पास 1। और नेक्स्ट लास्ट लाइन में आपने क्या किया, क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया किसको, टेम्प को, ठीक है। तो टेम्प क्या करेगा, जो भी अपना सारा कुछ है, सारा सामान, अपना सारा जो भी डाटा है वो लेकर वापस आ जाएगा, ठीक है। इस काउंट को जरिए कंट्रोल यहां पर वापस आ जाएगा, ठीक है। पॉज करना, एक लाइन गलत लिखी है,
तो आपके पास टेम्प के अंदर जो कुछ मिला है वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है, वापस आ जाएगा कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगली लाइन आपके पास एग्जीक्यूट होगी। अगली लाइन में दोबारा क्या लिखा हुआ है, x डॉट शो, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट को, तो काउंट का शो वाला फंक्शन आपके पास दोबारा कॉल हुआ और ये वाला कोड इस पर दोबारा चला, ठीक है। अंदर आओगे दोबारा क्या लाइन मिलेगी से n इक्वल टू डबल कोटेशन में आपकी स्क्रीन पर n इक्वल टू डबल कोटेशन वाला एज इट इज डिस्प्ले, फिर n की जो भी वैल्यू है, कॉल किसके अंदर के लिए हुआ है, x के लिए हुआ है, तो x के n के अंदर जो भी पड़ा हुआ है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। x के n में क्या पड़ा हुआ है 1, तो यहां पे स्क्रीन पे क्या आ जाएगा 1। आगे के एंडल, एंडल क्या करता है, कर्सर क्या करता है, जहां पे भी ब्लिंक हो रहा होगा तो वहां से उठाएगा और अगली लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। बॉडी खत्म, कंट्रोल वापस आया, अगली लाइन चली। अगली लाइन क्या, x प्लस प्लस, कंपाइलर इस लाइन पे एरर दे देगा, लेकिन एरर देने से पहले जाके क्या करेगा, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट, काउंट के अंदर जाके चेक करेगा कि आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट की कोई मीनिंग तो नहीं डिफाइन इसके अंदर आया, ठीक है। इसे इंक्रीमेंट मिला लेकिन ये कौन से वाला है, प्री, ठीक है। वो चेक करेगा कि पोस्ट वाला है तो उसे ये क्लास जैसी मिलेगी वो समझ जाएगा अच्छा यार इसके मीनिंग डिफाइन है। याद रहे यहां पे ये जो इंट है ये पैरामीटर के तौर पे नहीं, ये फ्लैग के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, निशानी के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि कंपाइलर को ये बताएगा कि ये वाला आपके पास कौन सा कोड है, किसके लिए है, प्री के लिए है, प्रीफिक्स के लिए, और ये वाला आपका कोड जो है किसके लिए है, पोस्ट फिक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंट जो है पैरामीटर के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, एक निशानी एक फ्लैग के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि कंपाइलर को ये बताएगा कि ये वाला सारा जो कोड है ये आपके पास पोस्ट फिक्स के लिए है, ठीक है, प्री फिक्स के लिए नहीं है, ठीक है। दोबारा इसके लिए क्या हुआ, आपके पास मेमोरी के अंदर एक और टेम्प नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो कि काउंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए, ठीक है। इसके लिए भी आपके पास क्या होगा, ये n वाला वेरिएबल क्रिएट होगा और इस n के अंदर क्या हो जाएगा, 0 स्टोर। अगली लाइन पे गया तो n की मौजूदा कीमत में एक बढ़ाएगा। अब ये कौन से n को पकड़ेगा, टेम्प के n को नहीं पकड़ा, अभी टेम्प को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, बस बनाया है। ये n वो वाला होगा जिसके लिए इसे कॉल किया गया है, ये कॉलिंग किसके लिए आई है, x के लिए आई है। तो बेसिकली x के n की जो वैल्यू है मौजूदा जो कि क्या है आपके पास 1, ये उसे लेगा, उसके अंदर एक 1 को क्या करेगा ऐड, मौजूदा वैल्यू 1 थी ना, 1 प्लस 1 आपके पास आंसर क्या आ गया 2, तो आंसर 2 करके किसमें स्टोर करा देगा, इस n के अंदर ही स्टोर करा देगा। फिर अगली लाइन चलेगी, अब क्या करेगा, टेम्प के n में, ठीक है, टेम्प के n के अंदर ये n की वैल्यू क्या करेगा, स्टोर, यानी कि n की वैल्यू अब इसके n के अंदर, टेम्प के n के अंदर क्या कर देगा, स्टोर, ये वाले टेम्प के अंदर जो नया टेम्प क्रिएट हुआ है, ठीक है। पुराने वाला आपका टेम्प खत्म हो जाएगा जब ये कॉलिंग रिटर्न हुई थी पीछे वाली, तो ये वाले टेम्प के n के अंदर क्या किया, इसने n स्टोर कर दिया, रिटर्न हुआ, ठीक है। अगली लाइन तब चली, ये वाली लाइन चली, रिटर्न किया टेम्प को, ठीक है, टेम्प रिटर्न हो गया, कंट्रोल वापस आ गया। अगली लाइन आपके पास यहाँ पे क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई दोबारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x डॉट शो, x इसके रिप्रेजेंट कर रहा था काउंट, बेसिकली अब फिर हमने क्या किया, तीसरी बार काउंट के शो वाले फंक्शन को कॉल किया, काउंट का शो वाला फंक्शन ये पड़ा हुआ है, दोबारा से फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तीसरी बार, और क्या होगा, स्क्रीन पे दोबारा लिखा आ जाएगा n इज इक्वल, n की जो वैल्यू है x के अंदर पड़ी हुई, x के अंदर जो वैल्यू n की पड़ी वो क्या है 2 स्क्रीन पे लिखा आ देगा, और एंडल आपके पास क्या करेगा, कर्सर को एंडल यानी कि अगली लाइन पे भेज देगा, ठीक है। जैसे ही बॉडी खत्म हुई, कंट्रोल उठा वापस आ गया गेट्स, ये जो आपका प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। याद रहे ये जो आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे x क्या है, एक ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर रहे हैं। नॉर्मली C++ का कंपाइलर कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कराता, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके ये ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ये इंटीजर और आपके पास रियल डाटा टाइप जो होती है उनके साथ वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कराना था, इसलिए हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने थे उस क्लास के अंदर ये ऑपरेटर के मीनिंग डिफाइन किए। अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप लोग ये ऑपरेटर परफॉर्म कराओगे, अपनी क्लास में जाके इसकी मीनिंग उठा के वही एक्शन क्या करेगा, इनके अंदर परफॉर्म करा देगा, ठीक है। इसी तरह ये तो आपके पास यूनिटी का टॉपिक था, बाइनरी का टॉपिक के अंदर भी एग्जैक्टली सेम चीज है, बस आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बाइनरी वाले ऑपरेटर लिख दोगे, ठीक है। एग्जैक्टली सारा कोड सेम है, सारा कुछ ये है, सेल्फली एक बार स्टडी कीजिएगा।
ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का टॉपिक यहाँ पे ही खत्म होता है। उम्मीद है आपको काफी हद तक चीजों की समझ आ गई होगी, 70-60% तक समझ आ गई होगी कम से कम। ठीक है, सेल्फ भी कुछ चीजों को रीड कीजिएगा। ठीक है, कोई इसके अलावा भी अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे जरूर पूछेगा, कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे सेल्फ भी राब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।